बच्चों जय श्री कृष्णा। इसके पहले क्लास में अपन ने परागण के बारे में बात की थी। परागण पोलिनेशन की बात की थी अपन ने, पोलिनेशन क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अपन परागण को अपन ने दो भागों में बांट दिया था, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को फिर दो भागों में बांट दिया था, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। स्वयुग्मन में क्या था, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र हो जाते थे, और सजात पुष्प में क्या था कि पौधा एक जैसा था और पुष्प बदलते थे, यानी एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प जाता वो था। और परपरागण था। परपरागण में क्या होता है कि परागकोश से निकले परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वो परपरागण था। हम आज बात करेंगे क्योंकि हमने परिभाषाएं पढ़ चुके थे और स्वपरागण और परपरागण के अनुकूलन भी अपन ने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे परपरागण की विधियां क्या है। परपरागण की विधियां, ये हमारा टॉपिक है आज का, परपरागण की विधियां। देखिए परागण में होता है क्या है, परागकण जाते हैं तो परागकणों को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनको पहुंचना वर्तिकाग्र पर होता है, वहां जाकर के अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि माध्यम कौन कौन से होते हैं। जिस माध्यम से परागण होगा वही विधियों के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक करते हैं अपन कि इन परपरागण की विधियों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं अजैविक, एक तो अजैविक विधियां, और एक कर सकते हैं अपन जैविक विधियां। ठीक है, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा बांट दिया पर मैंने। अजैविक विधियां और जैविक विधियां। अजैविक विधियों में मुख्य रूप से दो आती है, एक तो वायु द्वारा और एक जल द्वारा। ठीक है, आज और जैविक के अंदर अपन ले सकते हैं कीट, और ले सकते हैं अपन इसके बाद पक्षी, और ले सकते हैं अपन चमगादड़। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अजैविक विधियों की बात करते हैं कि अजैविक विधियां कौन कौन सी है। दो विधियां हैं हमारी, वायु द्वारा और जल द्वारा। तो अजैविक विधियों में वायु द्वारा से अपन परागण की बात करते हैं कि किस प्रकार से और कैसे अनुकूलन से रहते होंगे। तो अजैविक विधियों को अपन सबसे पहले डिफाइन करते हैं, परागण की अजैविक विधियां। अजैविक विधियों में सबसे पहले विधि आती है हमारी वायु द्वारा। वायु द्वारा परागण। सीधी सी बात कि जब परागकोश पे स्फटित होने पर निकले परागकण वायु में उड़ते हुए वायु के माध्यम में या वायु के साथ एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे वायु द्वारा परागण या वायु परागण। अब वायु परागण की जो बेसिक बातें हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करें कि वायु परागण जब होता है तो कंडीशन परिभाषा पर लिख ही देंगे कि जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, तो उसे हम वायु परागण कहेंगे। पहली स्थिति देखता हूं मैं, तो कमेंट्स वाली बात करें तो जहां जहां वायु परागण होता है उन पुष्पों के अंदर ऐसी कोई विशेष बात नहीं होती है। इट मीन्स उनका चमकीला होना, मकरंद युक्त होना, या फिर उनका आकर्षित रूप का होना या मकरंद युक्त होना, ये वहां पर कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि वायु को कोई मतलब नहीं इस चीज से किस कलर के हैं, आकर्षक हैं कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो फिर क्या है, पहली बात आती है कि अगर वायु द्वारा परागण होना है तो क्या परागकण का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। जहां जहां वायु परागण होता है वहां परागकण अधिक मात्रा में बढ़े। कारण है कि कंडीशन क्या है, परागकण वहां पहुंचे न पहुंचे जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के लिए कहा जाता है कि परागकण ज्यादा होंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, किस बात की, परागण की। सेकंड बात करूं मैं तो परागकण कैसे होना चाहिए, परागकण कैसे हो, परागकण वायु में उड़ सके ऐसे हो। इसका मतलब परागकण कैसे होना चाहिए, परागकण हल्के हों, हल्के होंगे तो आराम से उड़ जाएंगे। इसके अलावा शुष्क हों,
उसके अलावा चिकने हों, परागकण हल्के हों, शुष्क हों, चिकने हों, इससे क्या होगा, और छोटे भी हों तथा छोटे होते हैं। दो बातें हुई, परागकण का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, परागकण हल्के, शुष्क, चिकने तथा छोटे होते हैं। तीसरी बात करूं मैं यहाँ पर, तो वो होती है कि वर्तिकाग्र भी कुछ मात्रा में अनुकूलित होती है। कौन? वर्तिकाग्र भी। वर्तिकाग्र कैसे? वर्तिकाग्र जानते हैं आप? स्टिग्मा। वर्तिकाग्र कैसी होती है? रोमिल हो सकती है, पक्षमा भी हो सकती है, ब्रुशकार भी हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं वर्तिकाग्र, घास में देखिए अपन, तो घास की वर्तिकाग्र कैसी होती है? रोमिल। रोम निकले होते हैं उसके ऊपर ताकि परागकणों को वो रोक सके। इसके अलावा देखो आप पक्षमा भी, पक्षमा आप जानते हैं आप? सीलिया। ठीक है, तो वर्तिकाग्र घास में रोमिल और पक्षमा भी होती है, जो कि वायु परागण के लिए क्या होती है? अनुकूलित होती है। इसके अलावा बात करें अपन कि अगर रोमिल के अलावा कैसे हो सकती है, जैसे टाइफा, टाइफा प्लांट है, टाइफा में कैसी होती है? ब्रूस के आकार की होती है। टाइफा में कैसी होती है? ब्रूस के आकार की। ये देखो, तो ये तीन बातें मैंने आपको बताई कि वायु द्वारा जो परागण होता है, तो ये तीन चीजें कंसेप्ट की होती है, ऐसा देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन जल द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन जल द्वारा। यहां लिख देता हूं मैं नंबर 1 एंड नंबर 2, जल द्वारा परागण। ठीक है, जब परागकणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से हो? जल के माध्यम से। जल में बहते हुए परागकण जाते हों दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक, तो ऐसी स्थिति हो गई अपन जल द्वारा परागण। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि जितने भी जलीय पादप हैं, यह मैं कह सकता हूं कि सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता है। चाहे वो जल में रह रहे हो, जल में निमग्न हो, जल पे तैरते हुए हो, तो सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता है। कोई ऐसा सोच के बैठा हो कि जो पौधे जल में रहते हैं उनमें जलीय परागण ही होता हो, यानी जल द्वारा ही होता, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि पोटोमोजिटोन, पोटोमोजिटोन प्लांट है, या पोटामोजिटोन भी कहते हैं। पोटामोजिटोन है इसके अंदर, और एक मीरिया फिलम, मीरिया फिलम, ये दो ऐसे प्लांट हैं जो जलीय पादप हैं, और इन जलीय पादप होने के बाद भी उनके अंदर वायु द्वारा प्रकरण होता है। में इसके द्वारा वायु द्वारा परागण होता है साहब। देखो आप, तो सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता है। पोटोमोजिटोन और मीरिया फिलम में वायु द्वारा परागण होता है। इसके अलावा बात करूं मैं आपको, इसी के अलावा तो निम्फिया, नाम सुना हुआ आपने? निम्फिया, निम्फिया जलीय प्लांट है। इस निम्फिया में कीट द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात रखिए अपन ने कि जल द्वारा परागण जो होता है वो सभी जलीय पादपों में जल द्वारा ही नहीं होगा। जैसे कि दोनों के अंदर आपको बताया मैंने वायु द्वारा, निम्फिया मैंने कीट द्वारा बताया। अब मैं बात करूं कि जो जलीय परागण है उसके लिए क्या क्या अनुकूल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी पुष्प का क्या होना? रंगीन होना, मकरंद युक्त होना, आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जल को भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, जल उससे कोई आकर्षित नहीं होगा। लेकिन अगर हम जल की बात करें, जल के आधार पर अपन इसको दो भागों में बांट सकते हैं। जल द्वारा परागण को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे बात करूं अधोजल परागण, एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका अधिजल परागण। ठीक है, ये दो बता दिए मैंने आपको।
अधोजल और अधिजल। देखो इनके नाम से पता चल रहा है कि अगर अधोजल है तो जल के अंदर, जब परागण कहाँ हो, जल के अंदर परागण क्रिया संपन्न होती है, यानी परागकण बाहर नहीं आएंगे। पौधा जल के अंदर डूबा हुआ है, जल निमग्न है और जल के अंदर का अंदर इनका परागकण हो जाता है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसा किसमें देखा, एक तो नाजास में, जोस्टेरा में। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके, नाजास और एक हो सकता है जोस्टेरा। नाजास और जोस्टेरा इसका उदाहरण हो सकता है, यानी जल के अंदर ही परागण होगा, जल की सतह पर नहीं होगा। दूसरा होता है जल, जिसको जल के पृष्ठ में भी कह सकते हैं। ध्यान रख देंगे कि जब परागण की क्रिया जल की सतह पर, जल की सतह यानी ऊपर की सतह, जल के पृष्ठ पर, यानी कि जल पृष्ठ भी कह सकते हैं अपन, जल की सतह पर होती है, तो इसे अपन कहेंगे अधिजल परागण, यानी कि ऊपर। इसका एग्जाम्पल देखो, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया ये पानी है, इसमें वेलिसनेरिया पीते के आकार के होते हैं। इसे इनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो ऐसे बाहर निकली आती है, और पानी की सतह पर जब परागकण तैरते हुए आते हैं तो वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा जल पृष्ठ पर, यानी जल की सतह पर। तो इस प्रकार से जल द्वारा परागण को हमने दो भागों में बांट दिया, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल जल के अंदर ही होता है, नाजास जोस्टेरा उदाहरण हो सकते हैं। अधिजल जल की सतह के ऊपर होगा, यानी जल के पृष्ठ पर होगा, और वेलिसनेरिया का उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ देखिए आप, हमने दोनों स्टेप्स क्लियर कर दी, यानी अजैविक जो परागण की विधियां थी उसकी चर्चा की हमने, वायु द्वारा और जल द्वारा। अब आते हैं हम जैविक की ओर, ठीक है। अब जैविक में जो सजीव हैं उनके द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उनकी बात करते हैं अपन। तो जैविक में सबसे पहले मैं लेता हूं कीट को, नंबर 3 भी कह सकते हैं, या फिर यहां पर अपन बोल सकते हैं जैविक परागण विधियां, ठीक है। अपन यहाँ पर नंबर 1 ले लेते हैं, अगर वहां से लेते हैं 2 और तीसरा हो जाएगा, और नहीं तो फिर इसको नंबर 1 कर लेंगे अपन, ठीक है। कौन आ जाएगा, कीट परागण, कीट परागण। अब देखो यहाँ पर जब कीट परागण की बात आती है तो यहाँ पर ये चीज बहुत आवश्यक हो जाती है, कीट पुष्प की ओर आकर्षित हो। कीट पुष्प की ओर आकर्षित हो तो कब होगा, कि जब पुष्प कैसा हो, कलर्ड हो, रंगीन हो, चमकदार हो, आकर्षक हो, और तो और पुष्प पारितोषक भी देता हो। किसको, कीट को, यानी कीट बिना मर्जी के अपनी मेहनत क्यों करे, तो कीट को क्या दे, मकरंद। तो यहाँ लिखेंगे जब कीटों द्वारा पराग कणों का कहां तक, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहेंगे, कीट परागण कहेंगे। अब जाता कैसे है, अच्छा पुष्प कैसा रहेगा, मैं दोनों तीनों की प्रकृति बताता हूं। पुष्प कैसा होना चाहिए, कीट परागण के लिए पुष्प में क्या गुण हो, देखो पुष्प कैसा होना चाहिए, रंगीन, ताकि कलर चटकीदार है वो दिखे, और चमकदार, कैसा हो, चमकदार, दूर से शाइनिंग मारता हो नजर आवे। इसके अलावा क्या हो, रंगीन हो, चमकदार हो, आकर्षक, ये पुष्प के गुण है ऐसे, आकर्षक। और सबसे बढ़िया बात क्या, मकरंद युक्त, मकरंद युक्त, ये गुण पुष्प में हो, रंगीन हो, चमकदार हो, आकर्षक हो और मकरंद युक्त हो। तो इसके चक्कर में इन चीजों के कारण, पुष्प के इन गुणों के कारण जो कीट होंगे इनकी ओर आकर्षित होंगे, और कीट जब इनकी तरफ आकर्षित होंगे तो पक्का है कि जब कीट इस मकरंद को चूसने के लिए या इस चमक के लिए पुष्प पर बैठेंगे तो जो पराग के कण हैं उन कीटों के पैरों पर, उन कीटों के पंखों पर, उन कीटों के शरीर पर, उदर पर
चिपक जाएंगे और यही कीट जब दूसरे पुष्प की पेड़ पर जाकर के बैठेगा तो परागकण यहाँ से वहां तक स्थानांतरित हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें यहाँ पर कुछ कीटों की बात भी कर लें, कौन कौन से कीट ऐसे हैं। तो देखो मधुमक्खी सबसे ज्यादा परागकण करती है, ठीक है। अब मधुमक्खी ऐसा कहते हैं 80% जो परागण की क्रिया संप्रति मधुमक्खी के द्वारा होती है। इसके अलावा कौन हो सकती है, तितली हो सकती है, बीटल हो सकती है, मधुमक्खी है, तितली है, बीटल है। इसके अलावा और भी जैसे कि पतंगा है, हा? पतंगा, एक आप टाटिया कहते हो, टाटिया। ये सब ऐसे कीट हैं जो पर परागण को संपन्न करते हैं। अब कीट की बात, अब पौधों की बात करते हैं कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके अंदर वो जो कीट परागणी होता है। तो देखो सरसों, आर्किड, आंख, कौन कौन से पौधे ऐसे हैं, सरसों है, आर्किड है, आंख है, सालविया है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ये जिनके अंदर कीटों के द्वारा ही परागण देखने को मिलता है। तो ये कीट वाली बात खत्म हुई। मेन चीज क्या है, पुष्प का गुण होना चाहिए। तो पुष्प में ऐसे गुण होते हैं तो कीट परागण संपन्न करते हैं। अब आता है कीट परागण के बाद अगली बात करें अपन, तो पक्षी परागण की बात करता हूं मैं, रब द बोर्ड। अब पक्षी परागण देखते हैं। कीट परागण वो भी जैविक के अंतर्गत ही आएगा। कीट परागण हो गया अपना। अब पक्षी परागण देखो आप, नंबर 2 पक्षी परागण। अब पक्षी परागण क्यों करें और पक्षी कीटों के पुष्प की तरफ आकर्षित क्यों हो, तो वही चीज यहाँ सामने आती है ना, कि जब परागकणों का स्थानांतरण पक्षियों के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक होता है या किया जाता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं हम। अब पक्षी परागण में मेनली बात करूं मैं तो पुष्प कैसा हो और कहां पर होता है। तो देखिए सबसे पहली बात करता हूं मैं यहाँ पर, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के पौधों में मुख्य रूप से होता है, से होता। एक बात तो ये होगी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पौधे उनमें मुख्य रूप से पक्षी परागण देखने को मिलता है। इसके लिए बात करते हैं कि पुष्प कैसा हो। देखो अब पुष्प का गुण के देखते हैं अपन, पुष्प कैसा हो। तो देखो सारी बातें वैसी आएगी। पुष्प रंगीन भी होना चाहिए, चमकदार भी होना चाहिए ताकि पक्षी को नजर आवे। इसके अलावा मकरंद युक्त भी होना चाहिए। और अब मैं जो बात करते हैं तो कैसा हो, नलिकाकार हो। नलिकाकार, नलिकाकार पुष्प जो होगा तो उसमें क्या होगा, मकरंद चूसने के लिए वो पक्षी अपनी चोंच को डाल देगा और चोंच डाल दे, चोंच के आसपास क्या लग जाएंगे, परागकण लग जाएंगे, फिर वो उसे पड़ जाए। तो नलिकाकार किसे मिल जाएगा आपको, देखो तंबाकू का पुष्प नलिकाकार होता है, नलिकाकार। इसके अलावा प्याले नुमा हो सकता है, कैसा पुष्प हो, प्याले नुमा। प्याले नुमा पुष्प किसे मिल जाएगा आपको, देखो प्याले नुमा पुष्प बोतल वृक्ष नाम है, पौधे को बोतल वृक्ष कहते हैं, उसके अंदर प्याले नुमा होता है, बोतल वृक्ष, ठीक है। एक कुंभाकार हो सकता है, एरिकेसी कुल में होता है कुंभाकार। कौन सा कुल, एरिकेसी कुल। एरिकेसी कुल कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर कुंभाकार पुष्प आते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प होते हैं वो जिनमें पक्षी द्वारा परागण देखने को मिलता है। अब पक्षी कौन से हैं जो परागण करते हैं, तो देखो शकरखोरा है। पक्षी कौन कौन हो जाएंगे, पक्षी की बात करते हैं, कौन कौन से पक्षी हैं, तो देखो शकरखोरा पक्षी का नाम है, ये करता है। इसके अलावा गुंजन पक्षी है, गुंजन, शकरखोरा हो गया, गुंजन पक्षी हो गया। और एक होता है नेक्टेरिना, आपकी बुक्स में दिया मिल जाएगा आपको, नेक्टेरिना।
ये यहाँ पर पक्षियों के उदाहरण बता दिए मैंने आपको, कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। अब बात करें कि पादप कौन कौन से हैं जिनमें पक्षी परागण होता है, तो देखो सेमल है, प्लास है, बिग्नोनिया है। कौन कौन से पादप होंगे? सेमल, प्लास, बिग्नोनिया, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर पक्षी द्वारा परागण देखने को मिलता है। अब पक्षी के बाद में अपन चलते हैं चमगादड़। देखिए चमगादड़ पक्षी में नहीं आता है, चमगादड़ स्तनधारी है। आपने पहले पढ़ा होगा कि चमगादड़ स्तनधारी क्यों है, क्योंकि चमगादड़ क्या देता है? बच्चे देता है। हाँ, टेरोपस कहेंगे चमगादड़ को। तो अब मैं बात करता हूँ जैविक परागण में कीट हो गया, पक्षी हो गया, तीसरा लेके आता हूँ, साफ करता हूँ मैं इसको। देखो अब करते हैं बात अपन चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ कब उड़ता है? रात को। तो ऐसे पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं चमगादड़ द्वारा। कैसे पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं और गंध व मकरंद युक्त होते हैं उनमें चमगादड़ द्वारा परागण देखने को मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से पुष्प हैं, पौधे हैं? एक तो कदम्ब है, कदम्ब, कचनार है, कदम है, ऐसे ऐसे पुष्प हैं जो रात्रि को खिलते हैं। इनकी गंध इतनी फास्ट होती है कि दूर से ये ऐसे पक्षियों को, चमगादड़ को आकर्षित करती है। बालम खीरा है, बालम खीरा, गोरख इमली है, गोरख इमली। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हुए जो कि चमगादड़ द्वारा इनके अंदर परागण देखने को मिलता है। कदम्ब में, कचनार में, बालम खीरा में, गोरख इमली में। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि इसके एक्स्ट्रा भी कुछ ऐसे जैविक हैं, जीव हैं जो भी परागण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग से पूछा जा सकता है आपको, गोंगा द्वारा। गोंगा जानते हैं आप? स्नेल। चौथा कर सकता हूं मैं, गोंगा द्वारा। गोंगा कहते हैं स्नेल को, जिससे आप संगोंग बनते हैं बाद में। तो सर्प वृक्ष और आर्किड में किस किस में? एक तो सर्प वृक्ष और एक किसमें? आर्किड में। सर्प वृक्ष और आर्किड में किसके द्वारा? गोंगा के द्वारा। इसके बाद गिलहरी के द्वारा भी होता है। गिलहरी, गिलहरी द्वारा किसमें देखने को मिलेगा? एक तो सेमल और एक गुलमोहर। सेमल, सेमल में पक्षी भी है, सेमल और गुलमोहर। सेमल और गुलमोहर के अंदर गिलहरी द्वारा परागण देखने को मिलता है। तो यहाँ बात की अपन ने पर परागण की कुछ विधियों की। ठीक है, इसके बाद अपन जो देखते हैं कि असंगतता क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अगले की क्लास, इसके बाद की जो क्लास है उसमें अपन असंगतता या अनिश्चितता पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बता देता हूँ, आप कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा कि जब जननक्षम पुष्प हो, यानी पुंकेसर भी जननक्षम और स्त्री केसर भी जननक्षम हो, इसके बाद भी निषेचन में सफलता प्राप्त नहीं है, निषेचन असफल हो जाए, पूर्ण जननक्षम नर और मादा जन्मांग होने के बाद भी क्या ना हो, निषेचन में असफलता प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति को अपन असंगतता या अनिषेक जन्म कहेंगे। इसके क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।